नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट। परसों यानी रविवार को देश की सारी सड़कें अहमदाबाद की ओर एक तरह से जा रही होंगी। दोपहर 2 बजे भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 5 वर्ल्ड कप जीते हैं, भारत ने 2, लेकिन इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम किसी बुलडोजर की तरह खेलती रही। सामने वाली टीम को लगभग रौंदती हुई। जो 10 के 10 मुकाबले भारत ने खेले हैं, सब एक तरफा रहे हैं। तो इस ऐतिहासिक मुकाबले का गवाह बनने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्टेडियम में मैच देखने पहुंचेंगे। वैसे खास यह है कि स्टेडियम भी उन्हीं के नाम पर है। उनके अलावा उप प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड मार्ल्स भी मैच देखने पहुंचेंगे। तो सबको इंतजार है इस विराट मुकाबले का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान पूरा हो चुका है और इसी के साथ नतीजों का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। किसका होगा मध्य प्रदेश या किसके हाथ में आएगी सत्ता की चाबी, इसका जवाब 3 दिसंबर को मिलेगा। मध्य प्रदेश में आपको बता दें 6 बजे तक मतदान थम गया। 5 बजे तक बताया गया है 71.1% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में बीजेपी पिछले लगभग 20 सालों से सत्ता में है और इस बार बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत सभी बीजेपी नेता फिर से सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने आज शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में बदलाव की लहर है, कांग्रेस 130 सीटें ज़्यादा जीतेगी। उधर छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में आप बता दें आज 70 सीटों के लिए आज मतदान हुआ और 5 बजे तक मतदान पूरा हुआ। छत्तीसगढ़ में 73.5% मतदान हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से सत्ता में वापसी का दावा किया है। छत्तीसगढ़ में आज मतदान के बीच गरियाबंद मैनपुर में नक्सली हमला हुआ है। इस दौरान एक जवान शहीद भी हुआ है। शहीद जवान जम्मू कश्मीर का रहने वाला था। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक आईटीबीपी का दल मतदान समाप्त होने के बाद लौट रहा था, तभी नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया। छोटू माइक तैयार कर। और आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अनुराग द्वारी के पास। अनुराग, तो एक तरफ वोटिंग समाप्त हुई है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, दूसरी तरफ ये खबर भी आई है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, आज दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर निधि मतदान था। पहले चरण में जब हम लोग वहाँ थे तो 20 सीटों में मतदान था, जिसमें बस्तर की भी 12 सीटें शामिल थीं और उस दौरान भी सुकमा हो या दंतेवाड़ा के पास एक इलाके में और दूसरे बीजापुर में भी नक्सलियों ने कुछ वारदात करने की कोशिश की थी। क्रॉस फायरिंग भी हुई थी, वहाँ भी हमारे साथी फंसे थे। और ये वो इलाके हैं जहाँ पर मतदान से कुछ दिनों पहले ही एक तो राजनाथ गांव के भी एक गांव में और फिर दंतेवाड़ा के करीब भी एक नारायणपुर में, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या हुई थी। बहुत दुखद बात है। लगातार वहाँ पर सुरक्षा बल, तब भी जो पैरामिलिट्री, पहले चरण में ही 800 कंपनियाँ तैनात थीं, राज्य पुलिस बल के जवान तैनात थे, लेकिन उसके बावजूद ये हादसा हो गया वहाँ पर। लगातार चूँकि एक तरह से तू डाल में पात की रणनीति पर नक्सली चलते हैं। पुलिस वालों को 100 में से 100 हमले नाकाम करने होते हैं, लेकिन जो आतंकी हैं उनको, जो नक्सली हैं उनको अगर एक हमले को भी अंजाम देने में कामयाब होते हैं तो उसको बड़ी वारदात माना जाता है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जहाँ हम मौजूद थे, यहाँ भी 3 ज़िले जो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगते हैं नक्सल प्रभावित हैं, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी। लेकिन यहाँ पर 700 से ज़्यादा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की कंपनियाँ तैनात हुई थीं और 2 लाख के करीब जो राज्य पुलिस के लोग थे। भिंड, मुरैना और चंबल के कुछ इलाकों में से कुछ हल्की फुल्की हिंसा की खबर आई, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं थी और मामला शांतिपूर्ण तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो गया। छत्तीसगढ़ में 1-2 वारदात फिर करने में नक्सली कामयाब हुए, लेकिन आमतौर पर वहाँ भी जो बाकी की बची सीटें थी वहाँ पर 1-2 वारदातों को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण ही रहा। बिल्कुल अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जो दोनों राज्य 3 दिसंबर का इंतज़ार करेंगे नतीजों के लिए। अब आइए रुख करते हैं उत्तराखंड का। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग से मलबा हटाने की कोशिशें जारी हैं। 6ठा दिन है जब सुरंग के अंदर मलबा गिरने से करीब 40 मजदूर फंसे हुए हैं।
हमारे सहयोगी किशोर रावत ने जानकारी भेजी, आइए दिखाते हैं आपको। 130 घंटे से ज़्यादा 39 जिंदगियों को इस टनल में फंसे हो चुका है। अब ऐसे में लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो ऑगर मशीन है वो रुक रुक कर चल रही है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस लगातार मशीन चल रही है। वहीं दूसरा, इस ड्रिल के लिए एक और बैकअप के लिए इंदौर से मशीन मंगाई गई है, जिसकी सुबह तक आने की संभावना है। चूँकि इनका कहना है कि हर चीज़ का बैकअप रखा गया है, चाहे वो पाइप्स है, चाहे वो वर्कर्स है, इसके अलावा जो वेल्डर्स है जो वेल्डिंग कर रहे हैं, या फिर मशीन, सभी के कुछ ना कुछ बैकअप रखे हैं, क्योंकि ऑपरेशन काफ़ी लंबा है। और अभी तक अगर बात करें तो जितना अभी ये इनका दावा था कि 70 मीटर या उससे कम इतना जो डेबरी आ रखा है, जो अंदर मलबा आ रखा है, उसका इन्होंने आधा किया है। अब लगातार इस पर काम चल रहा है। मजदूरों की सेहत बेहद ज़रूरी है, उसके लिए डॉक्टरों की टीम एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया। इसके अलावा डॉक्टर्स की टीम अंदर जाके उनसे चीज़ें पूछ रही है कि अगर किसी को कोई दिक्कत है या किस तरीके की दिक्कत है, उसको उस तरीके से दवाइयाँ प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें भी उनको दी जा रही है। लेकिन ये ऑपरेशन कब तक चलेगा, ये कहना अभी तक कोई क्लियर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन लंबा है और 270 मीटर में जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है, उसमें काम करना बेहद ही खतरनाक है। सवाल ये भी है कि जो काम किया जा रहा है उसमें जो अंदर 40 लोग फंसे हैं, उनकी भी सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। यही वजह है कि यहाँ तमाम एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और सभी का एक मकसद है कि ये सुरक्षित काम करते हुए इनको बाहर निकाला जा सके। सिलकारा टनल से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार का एक आदेश रद्द कर दिया है, जिसमें निजी क्षेत्र की 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए देने की बात थी। इसे राज्य की खट्टर सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो आइए सुनते विपक्ष के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा। या तो वो कानून मन से नहीं बनाया गया था, केवल दिखावा था, या उसकी पैरवी नहीं करी गई हरियाणा सरकार द्वारा। ये आज स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी जेजेपी सरकार, जिसका गठन, जिसका समझौता दो बातों पे हुआ था, 5100 बुढ़ापा पेंशन और ये 75% रिजर्वेशन हरियाणा नौजवानों। ना तो 4.5 साल में 5100 पेंशन आई और ना ही ये 75% का कानून आया। ये समझौता ना तो पेंशन पे था, ना रिजर्वेशन पे था। ये समझौता भ्रष्टाचार के कमीशन पे था। केवल भ्रष्टाचार के आधार पे समझौता हुआ था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के उस कानून को रद्द कर दिया है, जिसके जरिए हरियाणा के किसी भी प्राइवेट कंपनी में 30,000 तक के वेतन की नौकरी के लिए सरकार ने 75% आरक्षण की बात की थी। और ये मामला प्राइवेट कंपनियों से जुड़ा हुआ था। प्राइवेट कंपनियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद आज हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये बात कही गई है कि ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है। पूरा मामला क्या है? साल 2021 में हरियाणा सरकार ये आरक्षण बिल लेकर आती है, जिसके प्रावधान में ये बात कही गई थी कि कोई भी प्राइवेट कंपनी, ट्रस्ट या ऐसी कंपनी जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वो अब अपने यहाँ ऐसे आरक्षण की सुविधा रखेगी कि कोई भी ऐसी वैकेंसी या पोस्ट जिसकी सैलरी लिमिट 30,000 तक हो, तो उसके लिए आरक्षण हरियाणा के युवाओं के लिए 75% रखना पड़ेगा। कंपनियों की तरफ से इसका पुरजोर विरोध किया गया और कई जो शहर दिल्ली के आसपास लगते हैं हरियाणा के, जैसे गुड़गांव है, गुरुग्राम या फरीदाबाद, वहां की इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने इसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाई, लेकिन हर बार सरकार की तरफ से उनकी बातचीत होती थी और कहीं ना कहीं सहमति और असहमति वाला मामला बना रहता था। उसके बाद इन्हीं इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में से एक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश जारी करते हुए ये कहा कि इस कानून को फिलहाल रोक दिया जाए और किसी भी प्राइवेट कंपनी को के ऊपर जबरदस्ती इसको लागू करने की बात सरकार नहीं करेगी। और उसके बाद साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को आदेश दिए कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई को करके इसका निपटारा किया जाए। इसके राजनीतिक मायने भी हैं, क्योंकि हरियाणा में जेजेपी जननायक जनता पार्टी और भाजपा जो है वो एक अलायंस में, गठबंधन में यहाँ पर सरकार चला रही है। और सरकार में आने से पहले, यानी 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले, जननायक जनता पार्टी जो है वो अकेले यहाँ इलेक्शन लड़ रही थी। और उसके बाद उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बात जरूर रखी थी कि जब वो सरकार में आएंगे तो ये 75% का आरक्षण वो हरियाणा के युवाओं के लिए जरूर लेकर आएंगे। सरकार बनने के बाद हरियाणा में इस कानून को लाया गया और कहीं ना कहीं राजनीति इसकी ये हो जाती है कि जब ये कानून लाया गया था तो उस वक्त भी बीजेपी, जो गठबंधन की पार्टनर है, इसने कहीं बहुत आगे बढ़कर इस कानून की सराहना नहीं की थी। और आज
जब कोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया है तो फिलहाल हरियाणा भाजपा की तरफ से इसको लेकर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है। और आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में युवती पर एसिड अटैक हुआ है और एसिड अटैक में जो युवती है बुरी तरह से झुलस गई है। हालत गंभीर बताई जा रही है। मां के साथ बाजार से लौट रही थी। गोरखपुर के निजी अस्पताल में इस लड़की को भर्ती कराया गया है। स्कूटर सवार युवक ने एसिड फेंका और आरोपी फरार हो गया। हालांकि पुलिस की कई टीम्स अब फॉरेंसिक और जांच में जुटी हुई हैं। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार बालिका जिसकी आयु लगभग 25 वर्ष है और जिसका विवाह 15-20 दिन बाद होना तय था, वो जब बाज़ार से लौट रही थी तो उसके ऊपर किसी ने तेज़ाब फेंकने का प्रयास किया है। पुलिस की टीमें बालिका के घर पे तथा जिस अस्पताल में बालिका का इलाज चल रहा है वहाँ पर परिजनों से सारी जानकारी प्राप्त कर रही है तथा मौके से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं उसको प्राप्त करते हुए अभियुक्त की पहचान करने हेतु टीमों को लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीप फेक वीडियोस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों और चुनौतियों को लेकर बात कही है। बीजेपी के मुख्यालय में दिवाली मिलन कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि किस तरह वो भी इसके शिकार हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्होंने एक वीडियो देखा जिसमें वो गरबा गीत गाते दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के कई वीडियो आजकल चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि ये बड़ी चिंता की बात है और इससे बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हम, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बनाया है जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे। और बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को वोट पड़ने हैं। प्रियंका गांधी चित्तौड़गढ़ में थी और उन्होंने सत्ता पक्ष पर वार किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री विकास की बात नहीं करते। आइए सुनते हैं। वो कभी लाल कभी पीली कभी नीली डायरी की बात करते हैं कि नहीं? कहते हैं कि वैसी डायरी मिल गई। क्या खोज रहे थे वो? और यूं दूरबीन से देख रहे हैं जंगलों में, यही आपके राजस्थान के जंगलों में कुछ ढूंढ रहे हैं, शायद मोर ढूंढ रहे हैं। दूरबीन भेज दें उन्हें, दूरबीन भेज देते हैं। अपना सीएम का चेहरा भी ढूंढ लें, क्या पता दूरबीन से देखें तो मिल जाए। फिलहाल लेते हैं न्यूज़ एट में एक छोटा सा ब्रेक। और छठ की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन यमुना का क्या हाल है बताएंगे आपको। तो छठ का त्योहार करीब है, लेकिन दिल्ली में यमुना के कालिंदी कुंज घाट अब भी झाग इसमें दिख रहा है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने कालिंदी कुंज से रिपोर्ट भेजी है, देखिए इसे। मैं दिल्ली में यमुना के कालिंदी कुंज घाट पर हूं। यहां पर झाग अभी भी बना हुआ है, हालांकि कोशिश जरूर चल रही है। देखिए बोर्ड दिखाई दे रही है, छिड़काव किया जा रहा है ताकि ये जो झाग हैं जो पिछले कुछ सालों से लगातार छठ के समय पर बहुत सुर्खियां बटोरते हैं, एक नेगेटिव सुर्खियां इसे कहा जा सकता है, नकारात्मक सुर्खी है ये। पिछले कुछ सालों के मुकाबले तो कम ही है, लेकिन कल के मुकाबले यानी गुरुवार के मुकाबले आज शुक्रवार को झाग थोड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और अभी इस समय बोट भी केवल एक ही दिखाई दे रही है। तो फिर कब तक ये इस तरह से बोट घुमाकर और छिड़काव करके, ये देखिए ये बोट जा रही है, किस तरह से ये जो बोट है या ये किस तरह से जो छिड़काव किया जा रहा है केमिकल का, इसके ज़रिए कैसे जो है ये झाग जो हैं ये मिटाए जा सकेंगे। हालांकि जो दिल्ली सरकार है उसका ये कहना है कि
यूपी इरिगेशन सामने जो इलाका है ये असल में उत्तर प्रदेश में आता है और जहां पर मैं खड़ा हूं ये दिल्ली में आता है। तो दिल्ली सरकार का कहना है कि यूपी की तरफ से पानी जो है वो गंदा आ रहा है, यूपी इरिगेशन जो पानी छोड़ रहा है यमुना नदी में वो गंदा आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो झाग उत्पन्न हो रहे हैं ये स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है। हालांकि ये भी है कि यहाँ पर बैराज है, ये यहाँ से जैसे ही पानी गिरता है तो यहाँ झाग बनते हैं, लेकिन इसका अंदर इसकी पानी की क्वालिटी ऐसी होगी तभी तो झाग बन रहे हैं, वरना अगर साधारण या अगर साफ पानी अगर गिर रहा हो तो फिर झाग कैसे यहाँ पर बनेंगे। तो ये जो है जो यमुना के कालिंदी कुंज घाट पर पिछले कुछ सालों से जो जल प्रदूषण की स्थिति हम देखते आ रहे हैं वो इस बार भी बदस्तूर जारी है। हालांकि कल मैंने बताया था कि सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये बहुमंजिला बिल्डिंग, यहाँ पे एयर पोल्यूशन काफ़ी था, दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन काफ़ी था, इस वजह से ये दिख नहीं पा रही थी, प्रदूषण ने इसको अपनी चपेट में लिया हुआ था, लेकिन इस समय ठीक ठाक दिख रही है। और ये इस तरह से नियंत्रण जो प्रयास हैं निरंतर झाग हटाने के वो यमुना के कालिंदी कुंज घाट पर जारी हैं। यमुना के कालिंदी कुंज घाट से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।